हेलो एवरीवन, ये आपके MSD 07 का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम पुराने जो PYQs है, जो पुराने 2-3 साल के पेपर हैं, उनका ट्रेंड देखने के बाद में जो क्वेश्चन कॉमनली बार बार पूछे जाते हैं उनके मॉडल आंसर्स देखेंगे, ताकि जो आपका पेपर होने वाला है परसों के दिन, मतलब सोमवार के दिन, उसमें आपको जो है चीज़ें वही चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जो मैंने मार्क किए हुए रेड बॉक्स में बंद किए हुए क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, इससे ये आइडेंटिफाई करके आराम से इस पेपर को जो है आराम से कवर करा जा सकता है, ताकि अदरवाइज चीज़ें पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं हो और जो चीज़ें रिलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए वो ही अपन पढ़ें, ताकि टाइम भी बच सके और कॉन्फिडेंस भी आ सके कि अब एग्ज़ाम में अपन जो है बेटर तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, इन वीडियोज़ का मेन पर्पज़ ये होता है कि मैंने हर वीडियो में ये कहा है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी इन वीडियोज़ को देख के। ठीक है, कंटेंट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे कहीं सब बहुत सारी जगह कंटेंट घूम रहा है, बट वो रिलेवेंट कितना है, वो कितना आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प रूप में मिल रहा था कि आप उसको कितना ठीक से प्रोड्यूस कर सको एग्जाम के अंदर। सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट वही है। इन वीडियोज़ के अंदर बेसिकली, और मेरे ये जो कंटेंट है बेसिकली ये बहुत ही क्रिस्प है, जल्दी याद करने के लायक है, और आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट में अपन उन क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी रिलेवेंट है और आने के चांसेस काफ़ी हाईली है इनके अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि संरचना भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आई हैव टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस PDF। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, संरचनात्मक भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप की चर्चा कीजिए। ठीक है, नाउ संरचना भाषा विज्ञान स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो भाषा को एक व्यवस्थित संरचना के रूप में देखती है। भाषा को एक व्यवस्थित संरचना के रूप में देखती है। ठीक है, ये सिद्धांत फर्डिनांड दे सोश्योर के विचारों से विकसित हुआ, जिसने भाषा के संकेतों यानी साइंस की एक संगठित प्रणाली माना। ठीक है, इसके बाद उनकी मुख्य अवधारणा क्या थी इस संरचना भाषा विज्ञान की? ये थी भाषा का अध्ययन करके रूपात्मक यानी फॉर्म, ध्वन्यात्मक साउंड, व्याकरणिक यानी ग्रामर तथा वाक्य विन्यासों सिंटेक्स स्तरों पर किया जाता है। ठीक है, उनकी भाषा का अध्ययन जो है इन चारों स्तरों पर किया जाता है, रूपात्मक, ध्वन्यात्मक, व्याकरणिक, वाक्य विन्यास आदि स्तरों पर किया जाता है। तो भाषा के हर तत्व की पहचान उनके अन्य तत्वों के संबंध के आधार पर तय होती है। देखो, अगर आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको वैसी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि कुछ भी ऐसा कुछ सर के पार वाली कोई चीज़ नहीं है ना। बहुत ही अगर रीजनिंग बिठा के आप चीज़ क्वेश्चन को देखोगे तो वैसे आप क्वेश्चन के धागे खोल दोगे। ठीक है, भाषा के हर तत्व की पहचान उसके अन्य तत्वों के संबंधों के आधार पर होती है। संरचनात्मक से क्या क्या विशेषताएं होती है, तो भाषा संरचना पर बल देते हैं वो। ठीक है, शब्द का अर्थ उसके वाक्य में स्थान और कार्य से निर्धारित होता है। ठीक है, तो भाषा संरचना पर बल। सेकंड है वर्णनात्मक अध्ययन यानी डेस्क्रिप्टिव अप्रोच, कि भाषा जैसी बोली जा रही है वैसा ही उसको विश्लेषण किया जाता है, या विश्लेषण किया जाता है नहीं कि जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो भाषा जिस प्रकार बोली जा रही है उसी को उसी तरह से विश्लेषण करना चाहिए, नहीं कि जैसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। नाउ थर्ड पॉइंट है कि द्विपक्षीय स्वरूप भी जो देखा जाता है इसमें, लैंग यानी भाषा की सामूहिक व्यवस्था, और परोले यानी व्यक्तिगत प्रयोग भी जो है भाषा की संरचना व्यवस्था में देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद ध्वनि संरचना पर जोर, ध्वनि प्रणाली पर जोर, यानी ध्वनि यानी फोनेम, वर्ण क्रम आदि के विश्लेषण से भाषा की संरचना की समझ विकसित होती है। तो बेसिकली जो आप देखो कि ये जो प्रश्न है बेसिकली क्या है, संरचना भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप पर चर्चा करनी है। तो संरचना भाषा विज्ञान का मतलब भाषा की संरचना किस प्रकार से विकसित होती है। कौन थे वो जो भाषा वैज्ञानिक? फर्डिनांड द शूर के विचारों से विकसित हुआ, और उनकी मुख्य उदाहरण इस प्रकार थी कि भाषा संरचना पर बल दिया उन्होंने, वर्णनात्मक अध्ययन पर बल दिया है, द्विपक्षीय स्वरूप पर बल दिया कि लैंग और पेरोले, इन दो टर्म्स को आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ध्वनि प्रणाली पर भी जोर दिया है। ठीक है, अब स्वरूप कैसा होता है, संरचना भाषा विज्ञान का स्वरूप कैसा होता है? ठीक है, तो संगठित और वैज्ञानिक होता है। प्रत्येक भाषा तत्व का निर्धारित स्थान और कार्य होता है। ठीक है, विश्लेषणात्मक भी होता है, एनालिटिकल होता है। ठीक है, कि भाषा को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव होता है, निष्पक्ष होता है। ठीक है, कि भाषा के मूल्यांकन में किसी प्रकार की रूढ़ी या परंपरा का प्रभाव नहीं माना जाता। ठीक है, निष्पक्ष होता है किसमें? भाषा संरचना विज्ञान के अंदर। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है कि भाषा का अध्ययन जो है भाषा के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति प्रदान करता है। सेकंड, भाषाओं की तुलना, ध्वनि विज्ञान, व्याकरण विकास और भाषा संरचना को समझने में अत्यंत उपयोगी भी जो है ये सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक भाषा विज्ञान, व्यवहारिक भाषा विज्ञान और अनुवाद अध्ययन की आधारभूमि इसने तैयार की। आधुनिक भाषा विज्ञान, व्यवहारिक भाषा विज्ञान और अनुवाद अध्ययन की आधारभूमि भी जो है
इसने तैयार की। देखो थोड़ा सा टेक्निकल है, याद करने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, बट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस हाईलाइटेड चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इन चीज़ों पे आपको थोड़ा फोर्स देखिए या ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, याद हो जाएंगी चीज़ें। और जब आप पीडीएफ से रीड करोगे तो हाईलाइट्स को ही पढ़ना केवल, ठीक है। इसके बाद समाज भाषा विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है, कि समाज भाषा विज्ञान का अध्ययन जरूरी क्यों होता है, इसका महत्व क्या है, और ये इसका इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो सोशो लिंग्विस्टिक्स वह अध्ययन है जो भाषा और समाज के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करता है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। समाज भाषा विज्ञान की जिस तरह का उसका नाम है, जैसा उसका साउंड कर रहा है, वैसा ही जो इसकी डेफिनेशन हो गई है। ये देखता है कि समाज कैसे भाषा को प्रभावित करता है और भाषा समाज को कैसे आकार देती है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा वहाँ उस टाइम के लोग समझते थे, बट आज अपन नहीं समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो भाषा है समाज को किस तरह प्रभावित करती है ये देखेंगे। तो ये देखते हैं इस दौरान, ठीक है, समाज भाषा विज्ञान में। तो अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, तो पहला है कि भाषाई विविधता को समझने के लिए, ठीक है। समाज भाषा विज्ञान का मतलब इसको पढ़ते क्यों अपन, भाषाई विविधता को समझने के लिए। तो विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों, जातियों, आयु और लिंग के अनुसार भाषा बदलती है। इसे समझना तभी संभव है जब भाषा को उसके सामाजिक संदर्भ में देखा जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, जरूरी क्यों है पढ़ना इसको, ठीक है, भाषा परिवर्तन का कारण जानने के लिए, कि भाषा में बदलाव क्यों आता है। तो समाज में बदलाव आने पर भाषा भी बदल जाती है, ऑब्वियस ही बात है। आप देखोगे कि जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई है, ठीक है, तो जैसे कि वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इनकी लैंग्वेज में अंतर आया कि नहीं आया। आज अपन हिंदी भाषा का विकास पढ़ते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में जो भाषा का परिवर्तन, भाषा का स्वरूप परिवर्तन हुआ है। तो समाज जैसे जैसे बदलेगा भाषा भी बदलती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा समाज भाषा विज्ञान का अध्ययन क्यों है, संचार की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भी है, ठीक है। अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में भाषा का सही उपयोग होना आवश्यक होता है। जैसे कि आज आप देखो कि व्हाट्सएप पर सभी लोग जो है हिंदी इंग्लिश का जो है यूज़ करते हैं। तो वो कारण क्या है, तो संचार की प्रभावशीलता है, हिंदी में लिखना और हिंदी वाली लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख देना। तो वो भी तो एक ट्रांजिशन का फेज है ना, और वो भी तो संचार की प्रभावशीलता बढ़ा ही रहा है, ठीक है। सो इस प्रकार भाषा बदलती है। सो चौथा पॉइंट है कि भाषा नीति बनाने में सहायक है, ठीक है। जैसे बहुभाषी देशों जैसे भारत में शिक्षा, प्रवासन और मीडिया हेतु भाषा नीतियाँ समाज भाषा विज्ञान के आधार पर बनाई जाती है। तो इसलिए भी भाषा नीति बनाने के लिए भी समाज भाषा विज्ञान का अध्ययन जो है जरूरी होता है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है सामाजिक पहचान का अध्ययन करना, ठीक है। सामाजिक पहचान का अध्ययन करने के लिए भी इसका महत्व है। जैसे कि भाषा किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का आधार है, जैसे कि आदिवासियों की भाषा है ना, भारत की 8वीं जनसूची में जो भाषाएं दी गई है, तो उनकी अलग अलग रीजनलिटी है, इसलिए उनको स्थान दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज तो ऐसे लिंग्विस्टिक ऐसे अगर देखें तो 1600 के आसपास डायलेक्ट बोले जाते हैं पूरा ऑल ओवर द इंडिया, है ना। तो इस तरह इनका महत्व है। तो समाज को पहचानने के लिए, समाज को अंडरस्टैंड करने के लिए भाषा समाज का जो उनका जो संबंध है वो जरूरी जानना होता है, ठीक है। भाषाई संघर्ष और समाधान के लिए भी जो है इसको समझना जरूरी होता है। जैसे कि भाषाई विवाद, भाषाई वर्चस्व तथा भाषाई अधिकारों के समाधान में भी जो है इसका जो मीनिंग है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। शिक्षण पद्धति हेतु भी जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शिक्षण पद्धति हेतु भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि सही भाषा शिक्षण पद्धति तभी बन सकती है जब विद्यार्थियों की सामाजिक भाषाई पृष्ठभूमि ज्ञात हो, ठीक है। किसी स्टूडेंट की शिक्षण पद्धति विकसित कब की जा सकती है कि उस स्टूडेंट को कौन सी लैंग्वेज आती है, राइट। आज अपन नहीं कहते कि जैसे कि सपोज करो कि जो अगर बिहार का इलाका है तो वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। तो भोजपुरी में किताबें हों वहाँ की, तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर राजस्थान के अंदर राजस्थानी को अगर यहाँ का राजस्थानी के अंदर किताबें छप जाए, और जो कि है भी, बट तो वहाँ के लड़के उसको ठीक से समझ पाएंगे, है ना। तो भाषा का प्रभाव इसलिए भी ज़्यादा सही रहता है, भाषा को अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि शिक्षण पद्धतियों को ठीक से विकसित किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा अनुवाद, मीडिया और राजनीतिक में उपयोग भी भाषा का ज़्यादा होता है। तो भाषाई संवेदनशीलता बढ़ती है, सटीक संप्रेषण संभव हो पाता है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी का इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोग मराठी को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि राजनीतिक मुद्दों के कारण जो है हिंदी मराठी अंग्रेजी वगैरह का जो झगड़ा चलता रहता है, बट स्टिल भाषा रिलेवेंट होती है किसी सोसाइटी को समझने के लिए, राइट। इसके अलावा समाज भाषा विज्ञान का स्वरूप कैसा होना चाहिए या कैसा है, तो पहली बात अंतर विषयिक, इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे समाजशास्त्र, नरविज्ञान और मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ये जो भाषा विज्ञान वो बेसिकली समाजशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी नरविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, और साइकोलॉजी मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। गतिशील होता है ये, है ना, चेंजिंग होता रहता है, मतलब एक जैसा नहीं रहता, स्टैटिक नहीं रहता, डायनेमिक होता है। भाषा को निरंतर बदलती सामाजिक परिस्थितियों में देखता है। वैज्ञानिक किस तरह होता है, सर्वेक्षण, आंकड़ों और विश्लेषण पर यह आधारित होता है। सर्वेक्षण, सर्वेज
और जो फैक्ट डाटा होते हैं, एनालिसिस होता है, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाषा समाज का अध्ययन किस लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसके क्या महत्व है, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो, क्वेश्चन पढ़ने के दौरान अपने को लग सकता है कि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बन रहा है, बट ये क्वेश्चन जो है ईजी होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ना, इनकी अपन डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, ताकि जो अगर इनके आसपास में क्वेश्चन आता है, जैसे कि वाक्य का स्वरूप प्रकट कीजिए, तो वाक्य का स्वरूप से रिलेटेड या वाक्य के ऊपर, वाक्य वाली लाइंस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो वाक्य संरचना वाली लाइंस पे कोई क्वेश्चन आया, तो आपको जो इसका आंसर पढ़ के जो उसका आंसर भी आप कर सकते हो। वीडियोस का पर्पज ये नहीं कि मैं आपको केवल वो क्वेश्चन बता दूं कि आपको यही करना है। देखो, क्वेश्चंस इन्हीं लाइंस पे आएंगे, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, भाषा विज्ञान पर कोई क्वेश्चन आएगा, तो भाषा विज्ञान के ऊपर जितने भी आंसर आप पढ़ोगे, उनके उस नॉलेज के बेसिस पे आपको जो आंसर बना के वहाँ पे लिखना है। दैट्स द सोल पर्पज ऑफ दीज वीडियोस। अदरवाइज ऐसी कोई गेसिंग पावर नहीं होती। आपको पीवाईक्यूज देखने के बाद ये एनालिसिस आपको पता लगता है कि जो है किस तरह जो है क्वेश्चन को डील करना है। आधे लोग इसलिए परेशान रहते हैं एग्जाम से, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि न तो उन्होंने पुराने पेपर देखे हुए होते हैं, न उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ होता है। तो जब प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो आप किस तरह पेपर को डील करोगे। खैर, वो अलग बात है। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो ये वीडियोस देखने के बाद आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो आपको जो एक इन्फॉर्मेशन का जो चंक चाहिए ना, वो यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अपने आपका आंसर बना के वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने बॉक्स में बंद किए हुए हैं ना, ये बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। नाउ, वाक्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए वाक्य संरचना की चर्चा कीजिए। तो वाक्य की परिभाषा क्या है कि वाक्य भाषा की सबसे पूर्ण और स्वतंत्र इकाई है, जो विचार, भाव या आदेश को संपूर्णता में व्यक्त करती है। यह शब्द के सार्थक और व्याकरणिक संयोजन से बना होता है। तो वाक्य का स्वरूप कैसा होता है? वाक्य का स्वरूप होता है अर्थपूर्ण। वाक्य पढ़ने के बाद कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। व्याकरणिक शुद्धि होती है, शुद्धता होती है उसके अंदर। संरचना का संतुलन भी उसके अंदर होता है कि उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, अन्य अवयवी सुसंगत संयोजन भाव वाक्य को प्रभावशीलता को बढ़ाता है। व्याकरणिक शुद्धता जैसे कि शब्द, क्रम, कारक, काल, वचन आदि उसमें होते हैं। अर्थपूर्णता की उसमें उसकी अर्थ स्पष्टता आवश्यक होती है। कोई ना कोई वाक्य, जो भी वाक्य होता है उसकी कोई ना कोई मीनिंग होता है उसका। ठीक है, इस तरह ध्यान रखेंगे। भाव प्रकटन भी होता है कि उस वाक्य को पढ़ने के बाद में कोई ना कोई भाव जरूर निकल के आता है कि उसका उद्देश्य क्या था उस वाक्य का। ठीक है, वक्ता की भावना भी उससे स्पष्ट हो जाती है। उद्देश्य और संदर्भ भी वाक्य के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। तो वाक्य संरचना के अवयव कौन कौन से, जो आप ग्रामर में शुरू से पढ़ के आए वही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है इसमें। ठीक है, तो कर्ता है इसमें, विधेय क्रिया यानी प्रेडिक्टिव वर्ब है इसमें, कर्म है इसके अंदर, विशेषण और विशेष्य है इसके अंदर, क्रिया विशेषण संबंध बोधक अवयव आदि जो है वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। ये सारे के सारे जो है वाक्य संरचना के अवयव हो गए। वाक्य संरचना के प्रकार कौन कौन से होते हैं? वही सिंपल सिंपल सी चीजें, सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, ठीक है, इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। ठीक है, वाक्य संरचना का महत्व क्या है? ठीक है, तो महत्व ये है कि संप्रेषण को स्पष्ट, प्रभावी और व्यवस्थित बनाता है ये। ठीक है, भाषा अध्ययन, व्याकरण शिक्षण और अनुवाद में ये सहायक होता है। विविध भावों और जटिल विचारों को जो है व्यवस्थित रूप में व्यक्त करने में भी जो है सक्षम होता है। देखो, आपका पेपर जो है 2 घंटे का है, 50 मार्क्स का पेपर है, तो आपको इतने छोटे आंसर्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आराम से याद हो जाएंगे और आप इतना ही लिखोगे। ठीक है, सो उस अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन आंसर को लेके चलना है। ठीक है, मनोभाषा विज्ञान से क्या तात्पर्य है? भाषा विज्ञान के संदर्भ में इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो मनोभाषा विज्ञान इन साइकोलिंग्विस्टिक वह विज्ञान है जो भाषा और मानव मन साइकोलॉजी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये समझाता है कि मनुष्य भाषा को कैसे सीखता है, समझता है, उत्पन्न करता है और स्मरण रखता है। ठीक है, मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है भाषा मनोभाषा विज्ञान के? तो मुख्य अध्ययन क्षेत्र इसका भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज एक्विजिशन, दूसरा है शब्द संस्मरण, लेक्सिकल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका वाक्य निर्माण, सेंटेंस प्रोसेसिंग, फिर आता है भाषाई त्रुटियां, स्पीच एरर्स, मस्तिष्क का भाषा संबंध, न्यूरोलॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो भाषा विज्ञान की आवश्यकता क्या है? तो पहली चीज है इसकी आवश्यकता क्या है? तो पहली बात, भाषा सीखने की प्रक्रिया समझने हेतु, भाषा सीखने की प्रक्रिया समझने हेतु किसकी जरूरत होगी? मनोभाषा विज्ञान की जरूरत होगी। तो बच्चा भाषा कैसे सीखता है ये जानना भाषा शिक्षण पद्धतियों में सहायक होता है। ठीक है, तो बच्चा भाषा कैसे सीखता है ये जानना भाषा शिक्षण पद्धतियों में सहायक होता है। ठीक है, संप्रेषण की मानसिक क्रिया का अध्ययन करने के लिए, जैसे कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के दौरान मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, ये भी आपको इसी मनोभाषा विज्ञान से पता लगता है। भाषाई त्रुटियों का विश्लेषण भी जो है आप इसी के माध्यम से करते हो कि त्रुटियां मानसिक प्रक्रिया का संकेत देती है, जिसे भाषा उपयोग का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। ठीक है, जो होता है भाषा और मस्तिष्क के संबंध जानने के लिए भी जो है आपको मनोभाषा विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है कि कौन सा मस्तिष्क भाग भाषा संबंधी कार्यों को नियंत्रित करता है। ये भी आपको मनोभाषा विज्ञान से पता लगता है। पांचवा है कि बहुभाषावाद का अध्ययन करने के लिए भी जो आपको इस सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ता है मनोभाषा विज्ञान का।
एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों में भाषा संचय की प्रक्रिया समझने के लिए उपयोगी थी। कि एक व्यक्ति कितनी भाषाएं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एक उनको मल्टी लैंग्वेज आ जाती है, कि एक मतलब 3 4 5 लैंग्वेज आ जाती है। तो इसका अध्ययन करने के लिए भी जो आपको मनोभाषा विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है। अब महत्व क्या है इसका? महत्व है इसका भाषा शिक्षण, भाषा चिकित्सा, अनुवाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संवाद विज्ञान में अत्यंत ही सहायक है। भाषा को मानवीय व्यवहार, मन के संदर्भ में रखकर इसके वास्तविक उपयोगों की तस्वीर प्रस्तुत करता है। ठीक है। इसके बाद प्राकृत संकल्पना को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये बार बार आया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कल आ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि प्राकृत संकल्पना क्या होती है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसके आसपास लिख दोगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको फिर ये समझ में आएगा कि यार ये तो कुछ और ही है। ठीक है। तो प्राकृत संकल्पना का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सो देखो, प्राकृत संस्कृत से विकसित होने वाली उन लोक भाषाओं का सामूहिक नाम है जो आम जनता द्वारा बोली जाती थी। पाली प्राकृत जो है आपके बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ उस दौरान जो है आम जनता द्वारा बोली जाने वाली थी। जो अभिजात्य वर्ग जो बोलता था वो तो संस्कृत थी, और संस्कृत तो थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज थी, व्याकरण का इस्तेमाल होता था। जिस लैंग्वेज में व्याकरण का ज़्यादा बड़ा इस्तेमाल होता है तो वो टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है। तो संस्कृत की अपभ्रष्ट भाषा और अधिक सरल रूप में विकसित भाषाएं थी। ये संस्कृत की अपभ्रष्ट और अधिक सरल रूप में विकसित भाषा थी। तो यही होती है, जैसे कि आज अपन किसी भी एरिया की लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को बोले तो वो हिंदी के सिमिलर में आती है। ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे ही शब्द होते हैं, बट उनमें थोड़ी सी भ्रष्टता होती है, या फिर वो प्रॉपर हिंदी के वाक्य विधानों का प्रयोग नहीं करती है। तो प्राकृत भी इसी तरह की तरीके की थी। ठीक है। तो प्राकृत की विशेषताएं क्या है? तो इसकी सरल शब्दावली है। ठीक है। संस्कृत की जटिल ध्वनियों का लोप हो जाता है इसमें, और यह रूपांतरण हो जाता है। ठीक है। बोलचाल की निकट होती है, प्राकृत जो है बोलचाल की निकट थी। साहित्य से अधिक जनसाधारण में प्रचलित थी, जनता ज़्यादा बोलती थी। ये किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलता। जैसे कि आज सपोज करो कि कोई हाड़ौती क्षेत्र का है, या फिर जैसे कि आप सपोज करो ऐसा क्षेत्र जैसे झारखंड का कोई एक विशेष एरिया जहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाती है ना। तो उस भाषा में कोई साहित्य नहीं रचा जा रहा होगा, या फिर उसमें उसमें जो संप्रेषण का कार्य नहीं किया जा रहा होगा, राइट। तो बोलचाल की निकट थी बेसिकली ये भाषा। ठीक है। ध्वनि परिवर्तन, जैसे कि संस्कृत में राजन को रायण बोला जाता था प्राकृत के अंदर, कृष्ण को किरण बोला जाता था प्राकृत के अंदर। ठीक है। इसी प्रकार व्याकरणिक सरलता भी इसके अंदर थी। कारक, लिंग, वचन आदि का सरल रूप भी इसके अंदर था। जैसे कि मुख्य प्राकृत भाषाओं में कौन कौन सी? महाराष्ट्रीय प्राकृत, षोडशनी प्राकृत, मगधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, पेशाची, ये पांचों थी। ठीक है। उदाहरण के लिए नाटकों में पात्रों की भाषा प्राकृत में मिलती है। आज भी जो कालिदास के जो नाटक होते हैं उनके अंदर भाषा प्राकृत मिलती है। संस्कृत में भी लिखे हुए हालांकि, बट उनमें प्राकृत भाषा का उपयोग भी किया गया है। तो कालिदास के नाटकों में स्त्रियां और सामान्य पात्र प्राकृत बोलते हैं। कालिदास के जो नाटक है उनके अंदर जो अभिजात्य वर्ग है, जो राजा महाराजा या पंडित वाला वर्ग है, वो संस्कृत बोलता है। बट जैसे ही उनका नाटक जो है एक आम जन के बीच में आकर के खड़ा होता है, आम जन में जो पात्र होते हैं उनका संवाद होता है, तो वो प्राकृत भाषा ही बोलते हैं वहाँ पे भी। ठीक है। तो कालिदास के नाटकों में इसका प्रयोग हुआ है। तो प्राकृत का महत्व क्या है आज? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती आदि के विकास में प्राकृत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है। इतिहास जो है आज जो बना है वो इतिहास के कारण ही बना है। तो प्राकृत का योगदान क्या है आज की हिंदी के विकास में, या फिर आज की जो लैंग्वेजेस है उनके विकास में जो प्राकृत का योगदान रहा है। तो भारतीय साहित्य की समृद्ध परंपरा का आधार भी जो है प्राकृत रही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो भाषा विज्ञान के अध्ययन में अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अनुवाद का महत्व क्या है? ठीक है। तो एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में अर्थ तथ्य को बनाए रखते हुए व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। तो भाषा विज्ञान में अनुवाद का महत्व क्या है? कि पारस्परिक भाषाओं की पारस्परिक समझ के लिए। ठीक है। मैं पॉइंट पढ़ देता हूँ। ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी इसमें कोई अलग चीज़ें नहीं लिखी हुई, ऐसी डिफिकल्ट चीज़ें। ठीक है। तो भाषाओं की पारस्परिक समझ के लिए, कि दो भाषाओं की संरचना, व्यक्ति, ध्वनि, व्याकरण, शब्दावली, तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है इससे। ठीक है। सांस्कृतिक आदान प्रदान इससे हो जाता है कि अनुवाद विभिन्न संस्कृतियों साहित्य ज्ञान को एक दूसरे से पहुंचाने का माध्यम बनता है। भाषा शिक्षण में सहायक, विद्यार्थी शब्दार्थ, वाक्य समझना, व्याकरण की गहन समझ विकसित कर लेते हैं इससे। भाषाई समानताओं और विभिन्नताओं का पता लगता है। संप्रेषण का विस्तार होता है। वैश्विक स्तर पर ज्ञान, तकनीक, विज्ञान, राजनीति, साहित्य आदि के प्रसार में अनुवाद का योगदान जो है बढ़ जाता है। जैसे कि अगर पश्चिम में कोई चीज़ें टेक्निकली या कोई तकनीक पर या किसी अध्यात्म पर कोई ग्रंथ लिखा गया है ना, तो उस ग्रंथ को अगर वहाँ की, जैसे कि वहाँ की जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया, फ्रेंच में लिखा गया, तो भारत का कोई आदमी तो फ्रेंच नहीं पढ़ सकता। बट अगर उस ग्रंथ का अनुवाद हो गया हिंदी के अंदर या भारतीय लैंग्वेज के अंदर हो गया, तो भारत का आदमी भी उसी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो अनुवाद का इतना बड़ा मीनिंग है। ठीक है। भाषा विज्ञान के सिद्धांतों की पुष्टि भी जो है अनुवाद करता है, कि भाषा जो है, भाषा के जो वाक्य विधान होते हैं, अर्थ संरचना होती है, वो
दूसरी भाषाओं के साथ सिंक्रोनाइज होती है या नहीं होती है। तो अर्थ विज्ञान यानी सेमेंटिक्स, प्रयोग विज्ञान यानी प्रैग्मेटिक्स, और वाक्य विधान यानी सिंटैक्स के नियम अनुवाद में स्पष्ट होते हैं। तो जो अगर भाषा वैज्ञानिक रूप से विकसित होगी, उन भाषाओं में जो आपसी समानता या आपसी सिनर्जी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, और वो वाक्य विधान एकदम करेक्ट होंगे, राइट। इसके बाद अनुवाद के प्रकार की बात करें तो आप अनुवाद के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद, सांस्कृतिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, बहुत सारे अनुवाद होते हैं। निष्कर्ष क्या है कि अनुवाद भाषा विज्ञान का एक अनुप्रयुक्त क्षेत्र है जो भाषाओं के अध्ययन, विकास और प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक कॉमन सा क्वेश्चन है, एक आम आदमी से पूछोगे तो भी वो अनुवाद, इसका भाषा अनुवाद का अर्थ बता सकता है कि अनुवाद का क्या मीनिंग है। बट आप चूंकि एक मास्टर ऑफ आर्ट्स के विद्यार्थी और हिंदी साहित्य से कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में लिखनी पड़े तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, और आपको मैंने वैसे भी समझा दिया, आप इस बार आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हिंदी के महत्व, उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। हिंदी का महत्व और उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो हिंदी का महत्व क्या है, तो पहली बात तो कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा हिंदी। ठीक है, कि लगभग आधी से अधिक आबादी हिंदी या उससे संबंधित बोलियां बोलती है। ठीक है, अगर कोई आपको ये पूछे कि अगर भारत में जैसे कि 100 आदमी है तो कितने आदमी हिंदी बोलते हैं, कितने आदमी हिंदी बोलते हैं, तो कभी कभी अतिशयोक्ति अपन क्या बोल देते हैं कि 90% बोलते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, 90% नहीं बोलते, ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास जो आदमी जो हिंदी समझता है, बोलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, आधी से अधिक आबादी बोलती है। इसके बाद संपर्क भाषा जो लिंक लैंग्वेज के माध्यम से भी जो है हिंदी का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। जैसे कि आप अगर साउथ इंडिया में भी चले जाओगे तो वहाँ पे भी हिंदी को समझा जरूर जाता है। वो भले ना लोग जो है ज़बरदस्ती की बैरियर क्रिएट करें, बट उनको समझ में आती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लिंक लैंग्वेज है, समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक है, इससे कोई बड़ी लैंग्वेज होती तो शायद मतलब इससे कोई ईजी लैंग्वेज होती तो शायद उस पर चले जाते हैं इंसान। बाकी इंग्लिश तो कनेक्टिंग लैंग्वेज है ही, बट हिंदी का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। राष्ट्रीय एकता में भी हिंदी का काफ़ी बड़ा योगदान है। हिंदी राष्ट्र की भावनात्मक एकता का माध्यम भी है। प्रशासनिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है, केंद्र सरकार की राजभाषा होने के कारण इसका प्रयोग व्यापक है। साहित्यिक गरिमा भी जो इसके अंदर है, तो भक्ति काल, आधुनिक काल से लेकर समकालीन साहित्य तक हिंदी की समृद्ध परंपरा भी जो है। ठीक है, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में प्रासंगिकता देखेंगे तो भारतीय भाषाओं से इसका गहरा घनिष्ठ संबंध है। हिंदी की व्याकरणिक संरचना, शब्दावली और ध्वनि प्रणाली कई भारतीय भाषाओं से समानता रखती है। इसके बाद बहुभाषी समाज में सेतु, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सभी कोनों के साथ अगर कोई भाषा लिंकिंग, अगर कोई ब्रिज बनाती है तो वो हिंदी है। तो हिंदी संपर्क भाषा का एक काम करती है, ये आप देखेंगे। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति होगा तो भी अगर वो उनकी हिंदी बड़ी प्यारी हो जाती है वहाँ उधर जाते हैं ना, तो वो बेसिकली जानते हैं, बट वो थोड़ा सा भले उनका लहजा चेंज हो जाए, बट वो हिंदी जानते हैं, और वो जब हिंदी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली एक बहुभाषी समाज के अंदर एक लिंक का काम कौन करती है, एक सेतु का काम कौन करती है, एक हिंदी भाषा जो है वो काम बड़ी बखूबी से करती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो है ये मूल योगदान है। इसके बाद तकनीक और डिजिटल युग में विस्तार भी जो है इसके अंदर जो है कहाँ इसके पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं अपन, जैसे कि इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया में हिंदी सामग्री तेजी से बढ़ी हुई है। ठीक है, रोजगार व संचार के क्षेत्र में उपयोग, जैसे मीडिया, विज्ञापन, प्रशासन और शिक्षा में हिंदी की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। इसके बाद वैश्विक पहचान भी हिंदी को मिल रही है, जैसे विदेशों में बसे भारतीयों के कारण हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैली है। जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गया, फिजी जैसे देश हो गए, जहाँ पर आज भी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पर जो काम करने जो लोग जाते हैं वहाँ पे वो बस चुके हैं, तो वहाँ की जो लैंग्वेज जो है हिंदी और इनसे भोजपुरी से काफ़ी वो लोग रूबरू है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज काफ़ी वहाँ पे भी फेमस है। ठीक है, हिंदी केवल इंडिया में नहीं बोली जाती, ये भ्रम में नहीं रहिएगा, हिंदी जो है बहुत सारी जगह बोली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि इनमें आपको दो के साथ अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, स्वर और व्यंजन के अर्थ जो आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछेंगे कि स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, ये आपसे कम पूछा गया, बट स्टिल यू हैव टू रीड इट बिकॉज पॉसिबिलिटीज तो किसी भी क्वेश्चन की हो सकती है। भाषा और बोली में अंतर कई बार पूछा गया, विकारी और अविकारी शब्द में अंतर जो है आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन का अर्थ आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें से कुछ भी अलग नहीं है ना। हिंदी में 11 स्वर है वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आप यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का अंतर अपन देखेंगे। सोर्स लैंग्वेज क्या होती है, जस्ट ओके। स्रोत लैंग्वेज वह भाषा जिसमें मूल पाठ लिखा गया हो। ठीक है, मूल पाठ लिखा गया हो, स्रोत लैंग्वेज। अनुवाद की प्रक्रिया में इसका प्रयोग सामग्री प्राप्त करने के रूप में होता है। स्रोत भाषा की संरचना, शैली, भाव, संस्कृति को समझना अनिवार्य है। अर्थ की सटीकता बनाए रखने के लिए मूल पाठ का गहन अध्ययन किया जाता है।
उदाहरण जैसे कि यदि अंग्रेजी लेख का हिंदी अनुवाद हो, तो अंग्रेजी क्या हो? स्रोत भाषा। जैसे कि अंग्रेजी में कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, अंग्रेजी में कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो उसका अगर अनुवाद जैसे कि हिंदी में हो जाए तो स्रोत भाषा कौन सी रहेगी? अंग्रेजी, है ना। और लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है, तो लक्ष्य भाषा कौन सी हो जाएगी वहाँ पे? हिंदी। सिंपल सी बात ही है। तो उद्देश्य पाठक को यथासंभव स्वाभाविक, स्पष्ट और अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति देना। लक्ष्य भाषा के व्याकरण, मुहावरे, संस्कृति और वाक्य रचना का पालन जरूरी होता है, ठीक है। अनुवाद की सफलता मुख्यतः लक्ष्य भाषा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो उदाहरण अंग्रेजी लेख का हिंदी में अनुवाद, तो हिंदी यहाँ पे लक्ष्य भाषा हो जाएगी। तो मुख्य अंतर क्या है? स्रोत भाषा मूल है और लक्ष्य भाषा उनका अनुवाद है, ठीक है। स्रोत भाषा को समझना पहला चरण है और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति जो है अंतिम चरण है, ये अंतिम चरण है, ठीक है। स्रोत भाषा अर्थ प्रदान करती है, लक्ष्य भाषा उसको पाठक तक पहुंचाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली का अंतर देखें तो भाषा क्या है? एक भाषा एक व्यवस्थित, मानकीकृत और व्यापक संप्रेषण प्रणाली है। इसमें व्याकरण, ध्वनि प्रणाली, शब्द कोश और मानक रूप से निश्चित होते हैं। बेसिकली भाषा बेसिकली है ना, आप ये कह सकते हो कि साइंटिफिक रूप से इसका पूरी तरह से व्याकरण विकसित होता है, ठीक है। और बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। बोली लेमन टर्म में बोली जाती है आम जनता द्वारा, ये होता है उसका व्याकरण विधान नहीं होता बोली का। बस ये फर्क आप इसमें ध्यान रखेंगे। बोली का शासन, शिक्षा, साहित्य में भी कोई इस्तेमाल नहीं होता, जबकि भाषा का होता है। अनेक बोलियों का समुच्चय भाषा होती है, बट बोली अपने आप में भाषा नहीं बन सकती। जैसे कि हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, ये आदि क्या है? भाषाएं हैं, जबकि बोली यानी डायलेक्ट क्या है? भाषा का स्थानीय, क्षेत्रीय या सामाजिक रूप, ठीक है। व्याकरण या शब्दावली में भाषा से भिन्न लेकिन उससे जुड़ी हुई होती है। व्याकरण या शब्दावली में भाषा से भिन्न लेकिन उससे जुड़ी हुई भी होती है। तो बोली के अंदर व्याकरण और शब्दावली को आप जस का तस न मत तराशिए, वो वाली चीज़ है कि बोली में चेंजेस हो सकते हैं, है ना, अपभ्रंश हो सकता है इसमें। तो मानकीकरण नहीं होता, लेकिन बोलने में अधिक प्रयोग होता है। साहित्यिक या प्रशासनिक प्रयोग इसका सीमित होता है, ठीक है। जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, ये हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। मुख्य अंतर क्या हो गया? भाषा व्यापक होती है और बोली स्थानीय होती है। जैसे कि आप सपोज करो कि बिहार का एग्जाम्पल ले लें, तो बिहार में बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है, बट भाषाएं वहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है। इसी प्रकार राजस्थान को देखोगे तो राजस्थान में हर जगह बोली अलग अलग है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग अलग बोलियां देखने को मिल जाएगी, बट भाषा यहाँ की राजस्थानी ओवरऑल बोली जाती है, ठीक है। राजस्थानी बोलेंगे उसको। भाषा मानकीकृत होती है जबकि बोली अनौपचारिक होती है। भाषा शासन और शिक्षा में प्रयोग लाई जाती है, जबकि बोली बोलचाल में जो है प्रमुख है। कई बोलियां मिलकर एक भाषा बनाती है, ठीक है, कई बोलियां जो मिलकर है एक भाषा बनाती है। इसके बाद विकारी अविकारी शब्दों का अंतर। विकारी शब्द क्या होते हैं? इन्फेक्टेड वर्ड्स, है ना। वे शब्द जो रूप परिवर्तन, जैसे वचन, लिंग, काल, पुरुष आदि में परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। व्याकरणिक परिवर्तनों के अनुसार इसके रूप बदलते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि इसमें शामिल है। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, अच्छा, अच्छे, अच्छी, इस तरह का जो है विकारी शब्द। अविकारी शब्द अनइफेक्टेड शब्द होते हैं, है ना। अनइफेक्टेड शब्द, इन्फेक्टेड सॉरी, वे शब्द जो रूप नहीं बदलते, चाहे वचन, लिंग, काल, पुरुष कुछ भी हो, है ना। व्याकरणिक परिवर्तन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया, विशेषण, अवयव, संबंध बोधक, विषांतिबोधक आदि जो इसमें शामिल है। जैसे कि अभी, बहुत, ऊपर, पर, तो, अरे, किंतु, तथा आदि आदि शब्द जो क्या है आपके अविकारी शब्द है, जिनमें कोई चेंज नहीं आता। मुख्य अंतर क्या है? विकारी जो है बदलते रहते हैं, अविकारी नहीं बदलते, जैसे कि इनके नाम में पता लग रहा है। विकारी शब्द वाक्य में संरचनात्मक पूर्ण भूमिका निभाते हैं। अविकारी शब्द भाव या शब्द व्यक्त करते हैं। विकारी शब्द की श्रेणियां सीमित, अविकारी शब्द की श्रेणियां असीमित होती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा जो हो गया, इस लेक्चर को लिमिटेड रखेंगे अपने यहाँ पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंदर जो बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। आपके अभी एक दिन की गैप है, तो आप इसको आराम से रिवाइज करिए, ठीक है। तो आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन एंड जय हिंद।